हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत करते हैं आप सबका एक नए चैप्टर में। और इस चैप्टर का नाम है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। ठीक है, सीएचएस क्लास 9 का ये मैं दूसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूं और चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक। तो ये जो हमारे पास चैप्टर है क्लास 8th की, आप एनसीईआरटी बुक उठाएंगे उसमें ये तीसरा चैप्टर है। ठीक, थर्ड चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें लिखा होगा सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देते हैं इसके बारे में कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है हमको। तो देखिए, चैप्टर का नाम ही बता रहा है आपको कि इसमें हमको दो चीजें पढ़नी है, एक तो सिंथेटिक फाइबर्स और दूसरी चीज है प्लास्टिक, यानी संश्लेषित रेशों के बारे में पढ़ना है और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स यानी संश्लेषित रेशे से, फिर बाद में प्लास्टिक्स को पढ़ेंगे, क्योंकि एंड यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब है कि हम अलग से पढ़ेंगे। दो चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो हिंदी में हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर को संश्लेषित रेशे। और संश्लेषित रेशे जानने से पहले यानी सिंथेटिक फाइबर जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फाइबर क्या होता है। ठीक है, पहले फाइबर समझते हैं, फिर सिंथेटिक का मतलब ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो फाइबर होता है इसको हिंदी में बोला जाता है रेशे या इसी को हम बोलते हैं तंतु। ठीक है, आप चाहे तंतु बोलें या रेशा बोलें। ये होता यह है कि जितने भी कपड़े या जो कुछ भी हम लोग अपने आसपास वस्त्र वगैरह यूज करते हैं वो किनसे मिलकर बना होता है, वो फाइबर से मिलकर बना होता है। यानी फाइबर हमारे पास में एक छोटी यूनिट है किसी भी कपड़े को बनाने के लिए। जैसे हम जो भी कपड़ा पहनते हैं या कोई भी बेडशीट हो गई या हमारे पास कारपेट हो गया या कोई कर्टन्स वगैरह है, तो जो कुछ भी आप अपने पास कपड़े से या कपड़े जैसा देखते हैं वो सब क्या होता है, वो सब फाइबर से मिलकर बना होता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल समझिए कि अगर हम किसी कपड़े को लेते हैं तो उसमें कई सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी करके मैं बताऊं तो क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लो ये एक हमारे पास में क्लॉथ है, ठीक है, किसी कपड़े का एक टुकड़ा है। तो किसी कपड़े को या उसके एक टुकड़े को, जैसे मान लो शर्ट ही है तो शर्ट का एक टुकड़ा लेते हैं, वहां से मैं आपको बात को क्लियर करता हूं। तो मान लो ये शर्ट का एक टुकड़ा है और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको मैं बोलूंगा क्लॉथ। इसको क्या बोलते हैं हम, क्लॉथ, या इसी को हम फैब्रिक बोलते हैं। क्लॉथ का मतलब, कपड़े का मतलब ये हो जाता है कि हमारे पास कंप्लीट सेट, ठीक है, पूरी तरीके से बना हुआ होगा, अगर वो जैसे जिसको पहनने के लायक हो उसको हम बोलते हैं क्लॉथ। और इसी को या दूसरे भाषा में बोल देते हैं फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक, फैब्रिक का मतलब ये होता है वस्त्र। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वस्त्र। तो वस्त्र और कपड़ा इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, कपड़ा क्या है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो, बना हुआ हो, जिसको हम पहन सकते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉथ या कपड़ा। और फैब्रिक का मतलब वस्त्र। अगर इस शर्ट का मैं एक पार्ट ले लेता हूं, वो भी क्या है हमारे पास, फैब्रिक है। पूरा का पूरा शर्ट क्या है, एक क्लॉथ है। और इसका कोई एक पार्ट ले लेता, जैसे जेब का मान लो मैं ऊपर से इसको निकाल लेता हूं, ठीक है, ये जेब को ही निकाल के मैं मान लो यहां पे बना दिया, तो ये क्या है, ये फैब्रिक है। अब फैब्रिक को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वस्त्र। अब अगर इस कपड़े से मैं एक रेशे को निकालूं, आप देखे होंगे, अगर जैसे आप कुछ ऐसे कॉटन के कपड़े को देखोगे तो उसमें अलग अलग रेशे दिखाई देते हैं। जैसे कुर्ते वगैरह का कपड़ा देखो तो उसमें क्या होता है, एक एक रेशा अलग अलग दिखाई देता है। अब इसी में से मान लो मैं किसी एक रेशे को यहाँ पे बाहर निकालता हूँ, तो एक रेशा हमको कैसे दिखाई देगा, एक सिंपल सा इस तरीके से, जिसको हम लोग धागा बोलते हैं। क्या है ये, धागा है। तो इसको हम बोलते हैं थ्रेड। क्या है, थ्रेड यानी धागा, या इंग्लिश में इसका एक और नाम है यार्न। तो आप चाहे यार्न बोलें या थ्रेड, दोनों एक ही चीजें हैं, लेकिन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, धागा। यानी वस्त्र किससे मिलकर बना होता है, धागों से। और इस धागे को भी अगर मैं और छोटा करता हूं आगे चल के, तो एक ऐसा पार्ट आएगा, इससे भी महीन, बहुत ही हल्का, एक छोटा सा आपको पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फाइबर। तो अब आप यहां से क्लियर कर लीजिए, फाइबर मतलब तंतु, जिसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। तो तंतु क्या होता है, तंतु कह सकते हो कपड़े की सबसे छोटी यूनिट होती है, यानी जिससे कपड़ा बना हुआ होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, तंतु है। जैसे मकान बनाने के लिए हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, तो ईंट क्या है, उसकी छोटी यूनिट है, और कई सारे ईंट मिलकर क्या बनते हैं, पूरा का पूरा मकान बनता है। तो उसी तरीके से ये हो गया हमारे पास में। और मान लो एक फ्लोर का मकान है, 2 फ्लोर का, 3 फ्लोर का, 4-5 फ्लोर का मिला देंगे तो पूरी बिल्डिंग बन जाएगी। तो क्या हुआ, ईंट से मकान बना और कई सारे मकान मिलके बिल्डिंग बन गई। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फाइबर है, सबसे छोटा पार्ट। कई सारे फाइबर्स को मिला के हम थ्रेड बनाते हैं, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और कई सारे थ्रेड को मिला के हम फैब्रिक या क्लॉथ बनाते हैं। तो आप यहाँ नीचे से ऊपर चलें तो यहाँ 3 क्रम आपको दिखाई देंगे, कौन सा, फाइबर, दूसरा क्या है थ्रेड, और तीसरा क्या है फैब्रिक।
आप क्लास 7th में पढ़े भी होंगे फाइबर टू फैब्रिक, एक चैप्टर है वहां पे, तीसरा ही चैप्टर शायद है, फाइबर टू फैब्रिक यानी तंतु से वस्त्र की ओर। वहां पे आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम तंतुओं से वस्त्र को बनाते हैं। अब यहाँ पे हमको क्योंकि फाइबर के बारे में पढ़ना है तो फाइबर आपको क्लियर हो गया क्या हुआ, सबसे हमारे पास में स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी क्लॉथ की, किसी भी कपड़े की सबसे छोटी जो इकाई होती है उसी को हम तंतु बोलते हैं। ठीक, ये बात आपको क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं हम थोड़ा सा इसके आगे, क्योंकि इसके सामने सिंथेटिक शब्द लगा हुआ है, ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए क्या क्या चीजें हैं इसमें। अब देखिए सिंथेटिक का मतलब ये है, यहाँ पे हिंदी में संश्लेषित बोलते हैं इसको। तो ये जो फाइबर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। ठीक, ये तंतु या रेशे जो हमारे पास में है ये कितनी तरह के होते हैं, ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास में होता है आर्टिफिशियल या जिसको हम सिंथेटिक बोलते हैं, सिंथेटिक। इसको भी आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। सोचिए हम लोग यहाँ 9th के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन ये चीजें आप 6 में पढ़ चुके हैं। एक बार मैं रिकॉल करवाता हूं आपको। तो एक है हमारे पास में सिंथेटिक या आर्टिफिशियल फाइबर, और दूसरा हमारे पास में जो फाइबर है उसको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर। तो दो तरह के हमारे पास फाइबर हो गए, एक सिंथेटिक या जिसको हम बोलते हैं संश्लेषित या कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम, या इसी को हम बोलते हैं संश्लेषित, या इसी को हम बोलते हैं मानव निर्मित। तो तीनों चीजें एक ही हैं, चाहे आप मानव निर्मित बोलिए, चाहे संश्लेषित बोलिए या कृत्रिम। तो मानव निर्मित, संश्लेषित या कृत्रिम रेशे, और दूसरा जो हमारे पास में रेशों का पार्ट है वो है नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशे। तो देखिए पहले इनमें अंतर समझते हैं। तो रेशे दो तरह के, यानी जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो दो जगह से मिलते हैं, या तो नेचर में वो पहले से ही विद्यमान रहे होंगे। ठीक है, नेचर का मतलब यह है कि हमारे पृथ्वी पर पहले से ही उपस्थित थे, और पहले से उपस्थित होने का मतलब केवल दो ही चीजों से मिल सकता है। नेचुरल फाइबर केवल दो चीजों से मिलता है, किससे किससे, या तो वो प्लांट से मिलेगा यानी पौधों से, या वो एनिमल से मिलेगा किसी जंतु से। तो दो चीजों से अगर कोई भी हमारे पास फाइबर ऐसा है, कोई भी रेशा ऐसा है जो कि पौधे या जंतुओं से मिलता है, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल फाइबर। और इनको छोड़ के यानी पौधे या जंतुओं को छोड़ के और कहीं से भी अगर कोई भी हमको रेशा प्राप्त होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि आर्टिफिशियल या सिंथेटिक किसका बना होगा, जब इनका नहीं बना होगा तो किसका हो सकता है। तो ये हमारे पास में बना होता है, जैसे ये प्लांट्स या एनिमल्स का बना होता है, तो ये बेसिकली बना होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूं मेड ऑफ, ज्यादातर केस में क्या होता है कि ये पेट्रोकेमिकल्स का बना होता है, पेट्रोकेमिकल्स। ये शब्द आपको याद रखना है, ये कभी कभी पूछा जाता है CHS में कि जो हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं, या सिंथेटिक फाइबर से किन से मिलकर बने होते हैं। तो पेट्रोकेमिकल हमारे पास में हो गया। ठीक है, पेट्रोकेमिकल क्या है ये आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें मैं आपको और ज्यादा इसमें डिस्कस करके बताऊंगा। यानी जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं कोयले से, पेट्रोलियम से, कोयले से बेसिकली आप देखेंगे तो कोयले से मिलकर बना होता है या कुछ केमिकल से मिलकर बना होता है, तो उसी को हम बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। तो आगे इसके बारे में चर्चा होगी। और यहाँ पे ये नेचुरल वाले किससे मिलकर बने होंगे, या तो प्लांट से या तो एनिमल से। एग्जाम्पल भी याद रखना है आपको, प्लांट से कौन कौन सा रेशा मिलता है, यानी कौन कौन से कपड़े ऐसे होते हैं जो कि प्लांट के रेशे से बने होते हैं। तो दो आपको याद रखना है, एक कॉटन और एक जूट। ठीक है, कॉटन का प्लांट सबको पता होगा कैसा होता है, जूट का प्लांट भी आपने देखा होगा। एनिमल से मिलने वाले दो हैं। ठीक है, कॉटन को हिंदी में क्या बोलते हैं, कॉटन को हमारे पास में शायद कॉटन ही बोलते हैं या सूती बोलते हैं, और जूट का जूट ही है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनिमल्स। जो हमारे पास में एनिमल्स से मिलने वाले फाइबर्स हैं वो, उसमें पहला हमारे पास में वूल है, एक ऊन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऊन। और दूसरा हमारे पास में क्या है, एक सिल्क है, सिल्क को रेशम बोलते हैं। तो रेशम और ऊन ये दोनों किससे मिलते हैं, एनिमल से। और कॉटन और जूट ये किससे मिलता है, प्लांट से। तो ये पौधे से मिलने वाले दो रेशे और ये जंतुओं से मिलने वाले दो रेशों का नाम आपको याद रखना है। वूल किन से मिलता है, सीप वगैरह से, भेड़ बकरियों से मिलता है, कैमल्स ऊंट वगैरह से मिलता है। सिल्क का एक मॉथ होता है, रेशम का एक कीड़ा होता है जो शहतूत की पत्तियों पे पाया जाता है, उससे क्या मिलता है हमको, रेशम मिलता है। तो ये हमारे पास दो चीजें होगी। ध्यान दीजिए कि शहतूत की पत्ती पे पाया जाता है। शहतूत क्या है, पौधा है। ऐसा मत समझना कि शहतूत की पत्ती पे पाया जा रहा है यानी वो प्लांट से मिलने वाला है। शहतूत की पत्ती पे एक कीड़ा पाया जाता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेशम का कीड़ा या सिल्क मॉथ। तो वो जो कीड़ा है वो तो एनिमल है ना, तो उससे मिलता है कीड़े से, न कि शहतूत की पत्ती से। तो ये चीज ध्यान देना है आपको। रेशम और वूल यहाँ पे हो गए कंप्लीट।
तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में आपको डिफरेंस समझ में आया। मैंने फिर से एक बार बता देता हूं कि नेचुरल का मतलब केवल प्लांट और एनिमल से मिलने चाहिए वो, और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक का मतलब वो पेट्रोकेमिकल से या केमिकल से बना हो सकता है। अच्छा सर, तो इनका भी कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। तो जो हमारे पास पेट्रोकेमिकल से बनने वाले हैं सिंथेटिक फाइबर्स के एग्जाम्पल्स हैं वो याद कर लीजिए आप। एक हमारे पास में है रेयान, ठीक है, नायलॉन, नाम आप लोग कुछ इसमें से सुने होंगे, रेयान, ठीक है, आर्टिफिशियल फाइबर है, नायलॉन आर्टिफिशियल है, और क्या है सर, एक्रिलिक है, ठीक है, और क्या है, पॉलिस्टर है, और क्या है, और हमारे पास में टेरिकॉट है, टेरीवूड है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे इसमें आपको मिलते चले जाएंगे। लेकिन हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग केवल 4 ही पढ़ने हैं, रेयान को पढ़ना है, नायलॉन को पढ़ना है, एक्रिलिक को पढ़ना है, पॉलिस्टर को पढ़ना है, बस 4 चीज़ों को पढ़ना है, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है सिंथेटिक फाइबर, यानी हमको केवल सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ना है। हमको इधर पढ़ना ही नहीं है कॉटन क्या है, जूट क्या है, वूल सिल्क, ये सब पढ़े थे हम लोग, पढ़ के आए हैं, क्लास 6 7 में पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे हमको आर्टिफिशियल यानी सिंथेटिक का पढ़ना है, तो रेयान के बारे में पढ़ेंगे, नायलॉन के बारे में पढ़ेंगे, एक्रिलिक के बारे में पढ़ेंगे, और पॉलिस्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला आज हम स्टार्ट करेंगे रेयान के बारे में। और रेयान को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि ये सर फाइबर्स होते क्या हैं। तो फाइबर्स एक प्रकार का क्या है, पॉलीमर है, पॉलीमर। अब पॉलीमर क्या होता है, पॉलीमर को बोलते हैं हम लोग बहुलक, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है ये चीज, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पॉलीमर क्या है। फाइबर्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स क्या होता है, यानी बहुलक। पॉलीमर्स मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं, किनसे, मोनोमर्स। तो मोनोमर्स का मतलब होता है एकलक, और पॉलीमर का मतलब होता है बहुलक, यानी कई सारे मोनोमर्स मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। और ये हमारे पास फाइबर जो है एक प्रकार का क्या है, फाइबर क्या है, एक प्रकार का पॉलीमर ही है। पॉली का मतलब होता है मेनी, मर्स का मतलब होता है क्या, यूनिट। कई सारी यूनिट से जो मिलकर बना होता है उसको बोलते हैं बहुलक। जैसे आप अगर माला वगैरह देखे हो जो गले में पहना जाता है, तो उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे मड़ियाँ पाई जाती हैं। तो ये मान लो एक मड़ी है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, ऐसे करके। तो ये जो एक हमारे पास में मड़ी है इसकी, इसको बोलते हैं क्या, मोनोमर। ये है एकलक, एक होगा तो एकलक, ठीक है। और ऐसे ही ये भी क्या है, ये एकलक है, ये एकलक है, ये एकलक है, ये एकलक है। ऐसे ही कई सारे एकलक मिल के क्या करते हैं, अगर इनको आपस में जोड़ दिया जाए तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास, अब ये क्या हो गया, अब ये बहुलक हो गया। तो बहुलक है एक प्रकार का कौन, फाइबर या रेशा। तो अभी मैं आपको यहां पे इसके पहले बता रहा था कि कपड़े से क्या थ्रेड से बना हुआ है, थ्रेड किससे बना हुआ है, हमारे पास फाइबर से बना हुआ है। सबसे छोटी यूनिट मैंने बताया था फाइबर, भले ही वो सबसे छोटी है तो इसका मतलब वो अकेला नहीं है, उसमें क्या है, बहुत सारे कड़ियों से यानी बहुत सारे मोनोमर्स से मिलकर बना होता है। तो ये समझना है आपको, क्योंकि मोनोमर्स बहुत ही छोटे होते हैं और ये सिंथेटिक भी हो सकते हैं या हमारे पास में नेचुरल भी हो सकते हैं। जैसे आप ग्लूकोज के बारे में जानते होंगे, तो ग्लूकोज क्या है, बहुत ही छोटा शुगर होता है। शुगर है एक प्रकार का शर्करा है, बहुत छोटा है, और कई सारे ग्लूकोज मिलके कई सारी चीज़ बनाती हैं, सेलुलोज बनाता है, और सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का बहुलक है। तो ग्लूकोज एकलक यानी मोनोमर है, सेलुलोज बहुलक है। ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, डाइजेस्ट होता है। अगर आप सेलुलोज खाते हैं, मान लीजिए हमारे अंदर सेलुलोज के डाइजेशन का एंजाइम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। जैसे हम खाते हैं लैक्टोज, माल्टोज, ये सब क्या है, ये सब ग्लूकोज से मिलके बने होते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम स्टार्च खाते हैं, इसको छोड़ो मैं एग्जांपल अच्छा देता हूं आपको, स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, ये पौधों में पाया जाता है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं और स्टार्च बनाते हैं। स्टार्च होता क्या है, ग्लूकोज का ही संचित फॉर्म, स्टोर फॉर्म होता है। यानी जब पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बच जाती है, मान लो ये ग्लूकोज हुआ, ये ग्लूकोज, ये 2, ये 3, ये सब क्या है, ऐसे कई सारे ग्लूकोज बने, तो सबको एक साथ इकट्ठा करके एक जगह पर रख देगा, तो उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज का पॉलीमर। जब अलग अलग ग्लूकोज था तो वो क्या था, मोनोमर था। जब साथ में कहीं इकट्ठा कर दिया तो ये ग्लूकोज थे, लेकिन ये क्या हो गया, अब ये स्टार्च हो गया। जब हम खाएंगे इसको तो ये हमारे अंदर जाएगा, और जब हम इसका डाइजेशन करेंगे तो फिर से इसका उल्टा होता है, फिर से स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तब हम क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा होता है और ये छोटा होता है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मोनोमर का मतलब बहुत छोटा, और पॉलीमर मतलब एक जैसे समान इकाइयों से मिलकर बना होगा, एक जैसे समान बहुत सारी यूनिट्स होंगी तो उनसे मिलकर पॉलीमर बनता है। जैसे मैं फिर से आपको रिकॉल करवाता हूँ, ग्लूकोज मोनोमर है, बहुत छोटा होता है, सेलुलोज बहुत बड़ा होता है, स्टार्च बहुत बड़ा होता है। किन से दोनों मिलकर बना होता है, दोनों के दोनों ग्लूकोज से ही बने होते हैं।
यानी ग्लूकोज ही मिलके सेलुलोज भी बनाता है, कई सारे ग्लूकोज मिलके स्टार्च भी बनाते हैं। तो आपको मोनोमर और पॉलीमर की बातें क्लियर हुई होंगी यहाँ पे। तो ये क्लियर हो चुका है हमारे पास फाइबर। अब मैं एक फाइबर यहाँ पे आज डिस्कस करूंगा रेयान के बारे में, और जो बचे होंगे नाइलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, टेरिकॉट, इन सब के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। तो आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर के एक फाइबर जो हमारे पास है रेयान, वो बड़े ही आश्चर्यजनक तरीके से उसकी खोज हुई। कारण ये था कि सबसे पहले जो अभी मैं बता रहा था कि एक नेचुरल फाइबर हमारे पास में कौन सा है, रेशम, सिल्क की बात किया मैंने अभी, सिल्क, रेशम, ठीक है। तो रेशम का कपड़ा बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, और बहुत ही हल्का भी होता है, और उतना ही महंगा भी होता है। महंगा इसलिए होता है क्योंकि ये किनसे बनता है, रेशम के कीट से मिलकर बनता है, और रेशम का कीट बहुत छोटा होता है। यानी कई सारे, लगभग हम कई लाख कीटों को मारेंगे अगर, जैसे एक कीट इतना बड़ा है, ठीक है, रेशम का जो सिल्क मॉथ है, मान लो ये हमारे पास में सिल्क मॉथ है, रेशम का कीट, तो एक कीट नहीं कई लाख कीट मारेंगे तो इसी एक कीट से हमारे पास थोड़ा सा रेशम मिलेगा। ऐसे ही कई लाख कीटों को मारेंगे तो 1 kg क्या मिलता है हमारे पास में, रेशम मिलेगा, सिल्क। तो 1 किलो सिल्क बनाने में बहुत सारे हमारे पास में रेशम के कीटों का क्या होता है, योगदान होता है या आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत महंगा मिलता है। और इतने सारे रेशम के कीटों को पालना इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक कीट अगर एक शहतूत की पत्ती पे है तो वो लगभग खा के उसको खत्म कर देगा अपने जीवन काल में। तो एक पत्ती पे एक ही कीट पाला जा सकता है। सोचो कितनी बड़ी शहतूत का पौधा हो, उसमें बहुत सारी पत्तियां हो, सभी पत्तियों पर रेशम के कीट को पाला जाए तब जाके ये रेशम मिलता है। और ये सबसे पहले रेशम के कीट की खोज या रेशम निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई थी चाइना में, ठीक है। और चाइना वाले कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, छुपा के करते हैं। पता होगा आपको, कोरोना वायरस का समय ही चल रहा है, तो कोरोना जो वहाँ से ही आप समझते हैं उसकी ओरिजिन हुई है, तो वो ये भी नहीं बता रहा था कि कहाँ से ये आया है, ठीक है। आज तक नहीं पता चला कि ये कोरोना वायरस कहाँ से आया। तो कौन सी चीज़ क्या हो रही है, चाइना वाले अगर कुछ भी खोज करते हैं या किसी नई चीज़ को बनाते हैं तो किसी को बताते नहीं है कि ये कौन सी चीज़ है। तो इसी तरीके से जब इन्होंने रेशम की खोज की, सिल्क की, तो सबसे पहले चाइना में हुआ और इन्होंने ये किसी सभी देशों से छिपाया और ये बताया कि इसको इतना महंगा बेचते थे क्योंकि और किसी देश के पास था ही नहीं सिल्क, किसी को पता ही नहीं होता था ये बनता कैसे है, ये मिलता कहाँ से है, तो ये छिपा के रखते थे इसको। और केवल वहाँ की जो रानी रहती थी उनका कपड़ा इनसे बनता था, और किसी देश में अगर दूसरे देश में भेजना होता था तो बहुत ही महंगे दामों पर ये क्या करते थे, रेशम को बेचते थे। तो क्या हुआ कि और देश परेशान हो गए, इनसे पूछने लगे ये कहाँ से मिलके बना है या इस किस पौधे से प्राप्त हुआ है, क्योंकि उस समय क्या था, नेचुरल फाइबर्स के बारे में लोगों को ज्ञान था कि केवल जूट होता है, कॉटन होता है, ठीक है, सिल्क के बारे में कोई जानता ही नहीं था। वूल, भेड़ बकरियों से अपना भारत भरा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो वूल वगैरह बहुत ज़्यादा मिलता था यहाँ पे, तो ऊन तो मिल जाता था लेकिन रेशम नहीं मिलता था। तो इस कारण लोगों की उत्सुकता हुई, क्योंकि ये कपड़ा इतना अच्छा था रेशम का कि सब लोग पहनने का प्रयास करते थे, तो खोज करना स्टार्ट किए कि आखिर ये रेशम मिलता कहाँ है। तो कई सारी खोजें होने लगी और इसी खोज में अचानक हमारे पास में एक सिंथेटिक फाइबर की खोज हो गई, जिसको मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसका नाम क्या है, रेयान है। तो रेयान क्या है, एक हमारे पास संश्लेषित रेशा है, लेकिन ये रेशा जो था एकदम सिल्क के जैसे, रेशम के जैसा था, एकदम रेशम जैसा, क्योंकि खोज कर रहे थे हम रेशम की और डिस्कवरी हो गई रेयान की। तो रेयान नाम दिया गया इसका। इसका दूसरा नाम भी होता है, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क मतलब ये है कि इसको बोलते हैं कृत्रिम रेशम, ठीक है। एक है रेशम और एक है कृत्रिम रेशम। यानी आपसे अगर कोई पूछता है कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, तो कृत्रिम रेशम हमारे पास में रेयान को बोला जाता है। रेयान कृत्रिम रेशम के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये लगभग मैच करता है, इसकी सारी प्रॉपर्टीज लगभग इससे मैच करती हैं। थोड़ी बहुत अंतर है बस इसमें, जैसे ये रेशम का कपड़ा बहुत ही मुलायम होता है, रेयान भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुआ करता है, तो ये लगभग इससे मैच करता था, इसलिए इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल सिल्क। क्योंकि इसको नेचुरल क्यों नहीं बोला गया सिल्क, क्योंकि नेचुरल केवल प्लांट या एनिमल से मिलेगा, लेकिन इसकी जब खोज हो रही थी तो इसमें इसको बनाया तो गया किससे, प्लांट से, प्लांट के पौधे के वुड पल्प से। वुड पल्प, वुड पल्प को हिंदी में बोलते हैं काष्ठ लुगदी। काष्ठ लुगदी का मतलब समझ रहे हो, लकड़ी का लुगदी बना के, यानी जैसे उसको, जैसे मान लो ये पौधा है तो इस प्लांट से यहां से वुड निकाला गया, इसका पल्प बना के इसमें कुछ केमिकल्स वगैरह मिला के, ठीक है, केमिकल्स यानी वुड पल्प प्लस केमिकल्स, तो दो चीजें मिलाई गई तो हमारे पास बना क्या, वुड पल्प और केमिकल यानी रसायन को मिलाने पे, कुछ रसायन को मिलाने पे बन गया हमारे पास रेयान।
तो रेयान की खोज हुई किनसे? अब आपसे अगर ये पूछा जाता है कि रेयान किनसे मिलकर बना होता है, तो रेयान दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो वुड पल्प यानी प्लांट का पार्ट है, और एक केमिकल्स हैं। केमिकल्स जो है ये नेचुरल नहीं है, इसीलिए इसको पूरी तरीके से ना तो आर्टिफिशियल हम बोल रहे हैं, ना तो पूरी तरीके से नेचुरल बोल रहे हैं। इसको बोल रहे हैं हम लोग, रख तो रहे हैं सिंथेटिक फाइबर में। क्यों? क्योंकि ये बना हुआ है केमिकल से, ज्यादातर इसमें पार्ट यूज हुआ है केमिकल, लेकिन थोड़ा बहुत पार्ट इसका प्लांट का भी है, यानी नेचर का भी प्लांट इसमें यूज किया गया है। ठीक है, प्लांट यूज किया गया है, इसलिए इसको पूरी तरीके से नेचर। अगर केवल वुड पल्प का बना होता तो हम इसको नेचुरल फाइबर में रखते, लेकिन वुड पल्प के साथ साथ केमिकल्स का भी यूज हुआ है इसको बनाने में, इसलिए इसको हम कहाँ रख रहे हैं? आर्टिफिशियल वाले में रख रहे हैं। तो ये थी रेयान की डिस्कवरी के बारे में। तो रेयान की जब डिस्कवरी हो गई तो कई सारी चीजों को सिल्क की तरह यानी रेशम की तरह बना के इससे बाजार में बेचा जाने लगा। और इसको थोड़ा सा अब क्या हो गया कि जो रेशम इतना महंगा आता था, रेयान के आने के बाद रेशम बहुत ही सस्ता हो गया, यानी पहले की तुलना में कुछ सस्ता हो गया। अब इससे क्या क्या बनता है आपको ये भी एक बार क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास जैसे रेयान प्लस कॉटन, ठीक है, रेयान को कॉटन के कपड़े के साथ, कॉटन क्या है? नेचुरल फाइबर, प्राकृतिक रेशा है, रेयान क्या है? आर्टिफिशियल है। तो अब हम आर्टिफिशियल और नेचुरल को मैच करके कुछ नई नई चीजों को बनाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रेयान बहुत ही मुलायम होता है। अगर इसको प्योर अगर हम पहनना चाहें, कपड़ा बनाते हैं, तो कोई इसे पकड़ के आपको खींच देगा अगर जैसे इस शर्ट को, तो ये क्या होगा? रेयान से बना हुआ कपड़ा या रेशम से बना हुआ कपड़ा क्या हो जाएगा? फट जाएगा बड़ी आसानी से। तो इसमें हम ज्यादा मतलब कि बहुत ही अच्छी तरीके से कपड़े को इससे नहीं बना सकते। रेशम का आपको पता होगा, रेशम का राखी वगैरह आती थी पहले, धागा वगैरह बनाया जाता था, बहुत ही छोटे छोटे कपड़े बनाए जाते थे, रुमाल वगैरह हो गया रेशम का, बड़े कपड़े नहीं बनाए जा सकते थे। लेकिन हम क्या करते थे? रेयान को और कॉटन को मिक्स करके बनाते थे बेडशीट, ठीक है, चद्दर वगैरह बनाते थे। ठीक है, बिस्तर बिछाने के लिए चद्दर वगैरह आप देखते होंगे पतला होता है थोड़ा सा, ठीक है। और दूसरी चीज इससे बनाते हैं रेयान, और अगर हम वूल को, ऊन को मिक्स करते हैं इसके साथ, तो हम बनाते हैं कारपेट, दरी। तो दो चीजें इसको याद रखनी है, रेयान से कपड़े तो बनते ही हैं, प्लस रेयान के साथ अगर हम नेचुरली कोई सिल्क हमारे पास में या फिर फाइबर्स यूज कर लेते हैं, तो इसमें क्या होता है? कुछ नई नई चीजें बन जाती हैं। अब आपको यहां याद रखना है कि रेयान प्लस कॉटन से क्या बनाया जाता है, और रेयान प्लस वूल से। तो आप ध्यान दीजिए, कॉटन क्या होता है? पतला, कॉटन का कपड़ा पतला होता है, वूल यानी ऊन का कपड़ा मोटा होता है। तो अगर हम रेयान के साथ कॉटन यानी पतली वाली फाइबर को मिलाएंगे तो पतली वाली चीज बनेगी, यानी बेडशीट बनेगी। बेडशीट यानी चद्दर बहुत पतला होता है, आपको पता होगा। अगर रेयान के साथ वूल यानी मोटा फाइबर मिलाएंगे तो मोटा चीज बनेगा, यानी कारपेट। कारपेट क्या होता है? दरी, दरी मोटी होती है। तो दरी और एक हमारे पास चद्दर, दो चीजें बनती हैं इनसे मिलके। तो आपको याद रखना है, दरी मोटी होती है इसलिए यानी मोटी वाली फाइबर को मिलाना पड़ेगा, यानी वूल को ऊन को मिलाना पड़ेगा, ऊन मोटा होता है। अगर पतली चीज यानी कि चद्दर बनाना है तो हमको पतले फाइबर को मिलाना पड़ेगा, जो कि कॉटन है। तो ये हो गया रेयान के बारे में, डिस्कवरी कैसे हुई, किनसे मिलकर बना होता है, क्यों इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेयान के आगे क्या बचा हुआ है। नायलॉन बचा हुआ है, एक्रिलिक बचा हुआ है, पॉलिस्टर बचा हुआ है, टेरिकॉट बचा हुआ है। ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फिर हम देखेंगे प्लास्टिक्स के बारे में। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।